कि ब्रेक नहीं लिखना गलत होता है। जी नहीं, गलत कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है आपने। ब्रेक लिखना नहीं लिखना वो एक अलग बात है, ये भी उतना ही सही है। ये डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। तो अभी 10 एंटर किया है, चारों प्रिंट होंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और उसके बाद फिर बाहर आके आउटसाइड स्विच भी प्रिंट होगा। हो रहा है, बिल्कुल सही। अभी मैं फिर इसको रन कर रहा हूं और इस बार मैंने एंटर कर दिया है 5। बताओ क्या होगा। नहीं शुभम, वो नहीं बताऊंगा बेटा मैं। सीधे आउटसाइड स्विच, क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो कोई भी केस पे कंट्रोल नहीं किया, सीधे स्विच की बॉडी के बाहर पहुंच गए और आउटसाइड स्विच प्रिंट हो गया। आया समझ में। अगर तुम ये चाहते हो कि स्विच के एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस के आगे लिखे कांस्टेंट से अगर मैच नहीं हो रही है तो वो भी एक हैंडल होने वाली सिचुएशन बने, तो तुम कीवर्ड लिखोगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में तब जंप करते हैं जब कोई भी केस मैच नहीं करता है। तो यहां प्रिंटफ में मैंने लिख दिया हॉलीडे। ठीक, अब बताइए, मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूं एंड अब इसको रन करते हैं। इस बार मैंने एंटर किया, सपोज करो 11। क्या आउटपुट आएगा। हॉलीडे भी आएगा और आउटसाइड स्विच भी आएगा। क्लियर हो रहा है। क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट, मतलब जिसका कोई केस नहीं होता उसका डिफॉल्ट होता है। तो डिफॉल्ट के आगे कोई कांस्टेंट नहीं लिख रहा है, डिफॉल्ट मतलब कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो वो सिचुएशन को डिफॉल्ट हैंडल करता है। ठीक है। अब तुम ये कहते हो कि ये जो केस के आगे कांस्टेंट्स लिखे हैं, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं क्या। यस, यू कैन राइट केस कांस्टेंट्स इन एनी ऑर्डर। समझ में आया। मतलब मैंने पहले 10 लिखा, फिर केस 25 बनाया, तुम चाहो तो पहले केस 0 बना लो, फिर तुम केस -34 बना लो, फिर केस 10 बना लो, फिर केस 20। इट इज टोटली अप टू यू। ऐसा कोई रूल नहीं है कि केस के आगे लिखे कॉन्स्टेंट्स एक सीक्वेंस में होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ऑब्वियसली संदीप, संदीप पूछ रहे हैं कि अगर 34 एंटर करेंगे तो भी डिफॉल्ट में जाएगा क्या। फिर 35 के लिए क्यों नहीं पूछ रहे, 36 के लिए क्यों नहीं पूछ रहे, 37 के लिए क्यों नहीं पूछ रहे, 38 के लिए क्यों नहीं पूछ रहे। हम्म? ठीक है। केस के आगे लिखा कांस्टेंट, राजीव अगर तुम अच्छे लिसनर हो तो मैंने बताया था कि ये केवल इंटीजर हो सकता है। सुना था तुमने। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। केस के आगे लिखा कांस्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या तुम पॉइंट में लिख सकते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम केस के आगे कोई कांस्टेंट पॉइंट में लिख सकते हो। नहीं लिख सकते, सिंपल हो गया ना। बता चुका था ये बात। देखो, केस कांस्टेंट्स कैन बी इंटीजर्स एंड कैरेक्टर्स। व्हाई कैरेक्टर्स, बिकॉज कैरेक्टर कांस्टेंट भी इंटीजर्स ही होते हैं उनके आस्की कोड के कारण। इसलिए तुम इंटीजर भी लिख सकते हो और कैरेक्टर भी लिख सकते हो, दोनों को ही इंटीजर माना जाएगा। यानी किसी केस कीवर्ड के बाद तुम सिंगल कोट्स में कैपिटल ए लिख रहे हो, यस इट इज ओके। पर ये केस 65 लिखा है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि एक केस तुमने बना दिया ए और एक केस तुम बना रहे हो 65। ये डुप्लीकेट केस एरर आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम ही बात है। और रियल कांस्टेंट कभी नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि केस के आगे तुमने लिख दिया 2.5, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। यू कैन राइट ऑल केसेस एंड डिफॉल्ट इन एनी ऑर्डर। क्या डिफॉल्ट सबसे लास्ट में लिखना जरूरी है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस में ज्यादातर हम डिफॉल्ट लास्ट में लिख रहे होते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप डिफॉल्ट शुरुआत में भी लिख सकते हैं। डिफॉल्ट पे कंट्रोल कब जाता है, स्विच से जंप करके डिफॉल्ट पे कब जाते हैं, जब कोई भी केस मैच नहीं करता। चाहे केस सारे केसेस के बाद डिफॉल्ट लिख रहे हो या बीच में डिफॉल्ट लिख रहे हो या शुरुआत में डिफॉल्ट लिख रहे हो, जहां पर भी डिफॉल्ट लिख रहे हो जाओगे उसमें तब जब कोई केस मैच नहीं कर रहा है।
लेकिन एक बार स्विच से कंट्रोल जंप होकर किसी केस या डिफॉल्ट पे आ गया, उसके बाद हम कुछ नहीं देखते, उसके आगे जो 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 कोड लिखा होता है वो सब एग्जीक्यूट करते जाते हैं। मतलब अगर जंप करके केस 25 पे आ गए तो केस 25 के नीचे जो भी लिखा है सब चला देंगे, फिर नहीं देखेंगे कि केस में जा रहे हो या डिफॉल्ट में जा रहे हो, फिर कुछ नहीं देखेंगे, सब कुछ चलाते जाएंगे। समझे बात? ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो कि अगर x की वैल्यू 25 है और केस 25 चले और मंडे के आगे का कोड ना चले, तो तुम यहां ब्रेक लगाओगे। अगर ऐसा चाहते हो तो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। ठीक। थैंक यू अंकुर। तो केस 25 में अगर आओगे तो मंडे प्रिंट होने के बाद ब्रेक चलेगा। और ब्रेक क्या करेगा? स्विच की बॉडी के बाहर पहुंचा देगा। क्या आपको याद है मैंने बताया था ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, कि ब्रेक लूप में और स्विच में दोनों जगह यूज होता है, पर कंटिन्यू केवल लूप में यूज होता है। अभी मैंने इसको कंपाइल किया और फिर मैं इसको रन कर रहा हूं। बताओ अगर मैंने 10 एंटर किया तो क्या आउटपुट आएगा? अगर 10 इनपुट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? संडे और मंडे, बस संडे आएगा मंडे आएगा बस, क्योंकि उसके बाद तो ब्रेक लग जाएगा ना भाई। एक्स की वैल्यू 10 है तो केस 10 पे जंप कर जाओगे, और केस 10 पे जंप होने के बाद फिर कुछ नहीं देख रहे, फिर तो हम एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं सारे स्टेटमेंट को, चाहे किसी भी केस में लिखे हो। ब्रेक लेकिन आ गया तो बाहर आ जाएंगे। हाँ, संडे मंडे ये दोनों प्रिंट होगा, और ऑब्वियसली स्विच की बॉडी के बाहर आके आउटसाइड स्विच भी प्रिंट होगा। तो संडे मंडे दोनों प्रिंट हुआ और आउटसाइड स्विच। ठीक है, फिर से रन करता हूं और इस बार मैंने एंटर किया है 25। क्या आउटपुट आएगा? मंडे आउटसाइड स्विच। ठीक है, मंडे प्रिंट होगा और आउटसाइड स्विच। क्लियर है? क्योंकि जंप करके सीधे केस 25 पे चले गए, केस 25 पे मंडे लिखा है, मंडे के बाद ब्रेक चल गया, ब्रेक के कारण बाहर आ गया। कोई पूछ रहा है कि केस -34 पे जाएंगे तो क्या होगा? ये भी अब नहीं समझ में आ रहा क्या तुमको? क्यों भाई, सुनते नहीं हो क्या क्लास में ठीक से? ये मैंने रन किया, -34 एंटर किया, वेंसडे प्रिंट होगा, कोई ब्रेक नहीं लगा है, डिफॉल्ट वाला भी चलेगा, हॉलीडे प्रिंट हुआ, बाहर आके आउटसाइड स्विच प्रिंट हुआ, कोई सरप्राइज नहीं। ठीक। अच्छा, आप चाहो तो ब्रेक और भी जगह लगा सकते हो, जैसे तुम चाहते हो यहां पर भी ब्रेक लगाना, या तुम चाहते हो यहां पर भी ब्रेक लगाना, या तुम चाहते हो यहां पर भी ब्रेक लगाना। लास्ट में जो लिखा है उधर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी लास्ट में लिखा है। ये कोई लूप तो है नहीं कि बार बार चलेगा, एक ही बार चलेगा। ठीक है। ठीक है। डिफॉल्ट एक ही होगा यार, डिफॉल्ट एक से ज्यादा क्यों होगा? डिफॉल्ट अगर पहले लिखोगे तो उसमें भी ब्रेक लगाओ, अगर तुम चाहते हो डिफॉल्ट के आगे का कोड ना चले तो। जो भी लास्ट में लिखा होगा उसमें ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेक लिखना कोई कंपल्शन नहीं, ब्रेक लिखने और नहीं लिखने से क्या होता है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। व्हेन ब्रेक कीवर्ड एनकाउंटर्स, है ना, कंट्रोल मूव्स आउटसाइड द स्विच बॉडी। ब्रेक चलेगा तो कंट्रोल स्विच की बॉडी के बाहर चला जाएगा। यू कैन नॉट राइट वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ केस। केस में तुम वेरिएबल नहीं लिख सकते। जैसे तुमने सोचा कि यहां लिख दें x मॉड्यूलस 5 इक्वल्स टू 0, तुमने सोचा ऐसा लिख दें। नाउ दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हो कि एक्सप्रेशन इज नॉट एन इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशन। केस के आगे जो तुमने लिखा है वो एक्स के नीचे देखो मार्क कर रहा है और बता रहा है कि ये चीज गलत लिखी है, बाकी सब तो ठीक है पर ये गलत लिखा हुआ है। तुम वेरिएबल लिख ही नहीं सकते केस के आगे, सिर्फ कांस्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, तुम ऐसे लिख सकते हो 10 मॉड्यूलस 5 इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हो, पर ये एक्सप्रेशन सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 1 या 0। अभी 10 मॉड्यूलस 5 करते हैं तो 0 आता है, 0 इक्वल्स टू 0 1 हो जाता है ना, ट्रू मतलब 1, तो ये 1 लिखा है, केस 1 माना जाएगा इसमें। तो अगर अब मैं इसको चलाऊं
और अब मैं 1 एंटर करूं तो आप देखो संडे प्रिंट हो रहा है। यस, केस के अंदर एक और स्विच केस लगा सकते हैं आप, नेस्टिंग कर सकते हैं, केस के अंदर भी स्विच केस लगा सकते हैं। मतलब जहां प्रिंट ऑफ संडे लिख रहे हो ना, उस जगह पे तुम लिखोगे स्विच और पूरी स्विच की बॉडी, उसके बाद ब्रेक लगाना। ठीक है, नहीं सुना शुभम? जहां तुम प्रिंट ऑफ लिख रहे हो यहाँ पे पूरा स्विच और स्विच की बॉडी लिख सकते हो, या इसके नीचे भी लिखना है लिख दो, स्विच लिख दो, उसका एक्सप्रेशन लिख देना, उसकी बॉडी लिख देना, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर इस वाले केस में आओगे तो ये स्विच भी चलेगा। तो यह स्विच की नेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन तुम यहां नहीं लिख सकते जिसमें वेरिएबल आ रहा हो। अच्छा, लेकिन तुम एक चीज कर सकते हो, जैसे तुम ये कहना चाह रहे हो कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो संडे प्रिंट हो जाए। तुम चाहते हो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11 रहे एंड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 रहे तो मंडे प्रिंट हो जाए। तुम चाहते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 21 रहे एंड x लेस देन इक्वल टू 30 हो तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए। तुम चाहते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 31 रहे एंड x लेस देन इक्वल टू 40 हो तो वेंसडे प्रिंट हो जाए। पर तुम जानते हो इसमें एरर आएगी। अरे शुभम कुमार, सो गए थे क्या तुम? वो पूरा हटा दिया मैंने, उसके बाद उससे रिलेटेड डाउट पूछ रहे हो। रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट 1 या 0 ही आता है ना। तो 10 मॉड्यूलस 5 होता है 0, 0 इक्वल टू 0 होता है 1। हाँ, ये लेस देन, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आया जो मैंने लिखा उसमें एरर क्यों है? जो लिखा उसमें एरर क्यों है? क्योंकि उसमें वेरिएबल है। अरे नहीं समझ में आया, ये गलत लिखा है। जो हम चाहते हैं वो बात समझ में आ रही है, पर ऐसे लिखने में एरर है। अभी समझाया था कि केस के आगे वेरिएबल नहीं लिख सकते, हमेशा एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए। अभी तक एरर मैसेज हटाया भी नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है देखो, केस के आगे जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसमें वेरिएबल नहीं हो सकता है। और इसमें भी एरर आएगी नहीं, आ ही रही है। देखो ये रेड मार्क नीचे दिख रहा है ना तुम्हें, ये एरर ही तो है। ये एक्स के नीचे लिखा है एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, ओके। जी हाँ, केस की बॉडी में पूरा इफ एल्स लिख सकते हो, लूप लगा सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो। पर जो बता रहा हूँ वो सुना कि नहीं सुना? किसी और सवाल में खोए हुए हो? हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं लिख सकते, वेरिएबल नहीं लिख सकते। लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो कि अगर 1 से 10 की रेंज में वैल्यू है तो संडे प्रिंट हो, और एक्स की वैल्यू अगर 11 से 20 की रेंज में है तो मंडे प्रिंट हो। अगर एक्स की वैल्यू 21 से 30 की रेंज में है तो ट्यूसडे प्रिंट हो। एक्स की वैल्यू अगर 31 से 40 की रेंज में है तो वेंसडे प्रिंट हो। यही कहना चाह रहे हो ना? तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है जिसमें तुम वेरिएबल नहीं भी लिखोगे। तुमने लिखा 1 से लेकर 10, तुमने लिखा 11 से लेकर 20, तुमने लिखा 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40। बस ये जो 3 डॉट है ना, उसके आगे पीछे स्पेस होना चाहिए। मतलब 1 के बाद मैंने स्पेस लिखा है, फिर 3 डॉट लिखे हैं, फिर स्पेस लिखा है, फिर 10 लिखा है। ये स्पेस को इग्नोर मत करना। अब देखो, कंपाइल किया, रन किया, एंटर अ नंबर। मैंने नंबर एंटर किया 15। बताओ 15 तो क्या आउटपुट आएगा? अगर 15 लिखा है तो क्या आउटपुट आएगा? मंडे आएगा, क्योंकि 11 से 20 की रेंज में है ना वो। यस, तो मंडे आ रहा है। और बाकी आउटसाइड स्विच बाहर तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो केस के अंदर इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, मीनू ड्रिवन प्रोग्राम।
मीन एलिप्सिस बोलते हैं इसको, मीनू ड्रिवन प्रोग्राम। मीनू ड्रिवन प्रोग्राम कैसा होता है, हम अभी क्या कर रहे हैं, यूजर को कुछ चॉइस देते हैं, जैसे अभी बोल रहे हैं ना एंटर अ नंबर, ऐसा ना करके मैं इसके पहले कुछ मीनू प्रिंट करा दूं। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां मीनू देखते हैं हम लोग, तो जैसे पहली चॉइस है, आपने बोला एडिशन, फिर आपने बोला सब्ट्रैक्शन, सेकंड नंबर की चॉइस है, बैकस्लैश एन लगाना है मेरे को, और यहां पर लिख रहा हूं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बैकस्लैश एन 3 डॉट मल्टीप्लिकेशन, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन 4 डिविजन। अब इसके बाद प्रिंट होगा एंटर अ नंबर, ठीक, और फिर कोड चलेगा। तो देखो इसको चला के बताता हूं, ये कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन किया, तो देखो क्या हुआ, यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक मीनू प्रिंट हुआ, एंटर अ नंबर, मैसेज चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो एंटर योर चॉइस, तो मैंने चॉइस एंटर कर दी 2। अब 2 एंटर कर दूंगा तो मैं कहां चला जाऊंगा, अभी के हिसाब से तो पहले वाले केस में जाऊंगा 1 से 10 तक में, इसलिए संडे प्रिंट होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मुझे यहाँ पर फिर केस भी अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। मैं यूजर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1 एंटर करेगा, या फिर यूजर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 2 एंटर करेगा, या यूजर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 3 एंटर करेगा, या यूजर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 4 एंटर करेगा, ठीक है ना। कंपाइल रन, अब जैसे मैंने एंटर किया 3, तो ट्यूसडे आ रहा है, मतलब आप केस 3 में जा रहे हो, तो केस 3 में मुझे ट्यूसडे नहीं प्रिंट कराना चाहिए, मुझे बल्कि एक मैसेज लिखना चाहिए, या लिखना चाहिए एंटर 2 नंबर्स, यूजर को बोला एंटर 2 नंबर्स। अभी 2 नंबर्स के लिए तुम्हें 2 वेरिएबल बना लेना चाहिए, ए और बी, और यहां पर लिख लिया स्कैनफ %d%d, 2 नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है वो ए और बी में जाएंगे, ए और बी में डेटा आ चुका है। अब लिख रहे हैं प्रिंट एफ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट इज %d, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ए इंटू बी, हो गया। अब सोचो, मैंने इसको कंपाइल किया, रन कर रहा हूं, एंटर योर चॉइस, अगर मैंने 3 एंटर किया तो वो बोल रहा है एंटर 2 नंबर्स, मैंने कहा 10 एंड 20, तो उसने कहा दोनों का प्रोडक्ट होता है 200। आया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है। अभी इसी तरीके से केस 1 में भी कोडिंग होनी चाहिए, तो केस 1 में क्या कोडिंग होगी, संडे हटा देता हूं, इसकी जगह हम लिख देते हैं एंटर 2 नंबर्स, और यहां पे लिख देते हैं सम इज और ए प्लस बी, बन गया ये। इसी तरीके से ये मंडे जहां प्रिंट हो रहा था केस 2 में, उस जगह पर हम सब्ट्रैक्शन कराना चाहेंगे, तो मैं बोलूंगा डिफरेंस इज, और यहां ए माइनस बी करा देता हूं। इसी तरीके से यहां पर भी एंटर 2 नंबर्स, और यहां पर मैं प्रिंट करा देता हूं डिवीजन, मैं क्वोशिएंट प्रिंट करा देता हूं सिर्फ, क्वोशिएंट इज, तो जो भी ए डिवाइडेड बाय बी का रिजल्ट होगा वो प्रिंट होगा। कंपाइल किया, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, तो अब मैं चारों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करा है 4, तो उसने कहा एंटर 2 नंबर्स, मैंने कहा 10 और 5, तो उसने कहा क्वोशिएंट है 2, सही है, बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं फिर से रन कर रहा हूँ और इस बार मैंने चॉइस एंटर कर दी 5, तो वो हॉलीडे पे जा रहा है क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं करा ना। तो कायदे से मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना चाहिए इनवैलिड चॉइस, मतलब जो चॉइस यूजर ने एंटर करी है वो इनवैलिड है, ठीक है। बाहर के इस मैसेज को मैं हटा देता हूँ, आया क्या समझ में। अच्छा एक चीज है, 4 ऑप्शंस मैंने दिए, लेकिन यूजर कोई एक ही चॉइस सेलेक्ट कर सकता है,
और उसका कोड चलने के बाद प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक है ना? नहीं सुमन, कैरेक्टर हो सकता है, ऑपरेटर नहीं हो सकता केस के आगे, क्योंकि ऑपरेटर इज नॉट अ कांस्टेंट। इफ यू हैव लिसन केयरफुली, केस के आगे सिर्फ कांस्टेंट लिखा जा सकता है, ऑपरेटर नहीं। एक्सप्रेशन लिख सकते हो। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि ये मीनू बार बार सामने आए, प्रोग्राम एंड ना हो। ठीक, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। देखो ये जो स्विच है ना, स्विच से भी पहले ये जो मीनू प्रिंट हो रहा है, यहां पर मैं एक लूप लगा लूं और वाइल के अंदर लिख दूं 1। क्या मतलब होता है वाइल में 1 लिखने का? ये इनफाइनाइट लूप हो गया, क्योंकि कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। 1 मतलब नॉन जीरो नंबर है ना, तो ऑलवेज ट्रू है ना। अब ध्यान से सुन लेना, नहीं तो थोड़ी देर बाद कोई पूछेगा कि सर 1 क्यों लिखा। ठीक है, यहां पर ये लूप की बॉडी एंड हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये अगर इनफाइनाइट टाइम चलेगा तो ये रुकेगा कब, एंड कब होगा? तो इसके लिए मैं एक केस और बनाता हूं। तो मैंने मीनू में लिखा प्रिंट एफ और 5वें नंबर की चॉइस दे रहा हूं। ठीक, और 5वीं चॉइस है एग्जिट। अब एग्जिट होने के लिए तुम्हारे पास केस 5 है, केस 5 में जाओगे। अब तुम्हारे पास इस सिचुएशन से डील करने के 2 ऑप्शन है। या तो तुम क्या करो, ब्रेक करो, पर ब्रेक करने से तो सिर्फ स्विच के बाहर आओगे। स्विच के बाहर लिखो कि अगर एक्स की वैल्यू 5 है, तो यहां से भी ब्रेक कर दो, लूप की बॉडी से भी बाहर आ जाओगे, है ना? एक तरीका तो ये हो सकता है। देखो मैं कंपाइल कर रहा हूं और रन करता हूं। तो मैंने चॉइस सेलेक्ट करी 1, 2 नंबर का एडिशन हो रहा है। एडिशन का रिजल्ट प्रिंट होने के बाद फिर से मीनू प्रिंट हो गया, क्योंकि लूप लगा हुआ है ना, लूप के अंदर चल रहा है ना सब कुछ। अभी मैं यहां पर अगर चॉइस सेलेक्ट कर दूं 2, तो फिर 11 और 3, तो उसने बोला डिफरेंस 8 होता है। प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। हाँ अंकुर, पर अभी फंक्शंस पढ़ा नहीं ना। ठीक है, तो ऐसे आप कितनी भी बार कर सकते हो चॉइस। आप फिर से 1 एंटर कर दो, फिर से एडिशन का प्रोग्राम चलेगा। कितनी भी बार चला सकते हो। 3 चॉइस सेलेक्ट कर ली, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया 6। आप तब तक चला सकते हो जब तक आपकी मर्जी है। अब आपको लग रहा है कि नहीं प्रोग्राम एंड करना है, तो 5 को सेलेक्ट करा, एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम एंड हो गया। कैसे एंड हुआ होगा? केस 5 में गए होंगे, ब्रेक के करंट स्विच की बॉडी से बाहर आए होंगे, और बाहर क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है, देखो स्विच की बॉडी के बाहर तो तुम किसी भी केस में होते तो भी आते बाहर, लेकिन एक्स की वैल्यू तो 5 नहीं होती। अगर एक्स की वैल्यू 5 है, इसका मतलब है ब्रेक करके लूप की बॉडी के बाहर आ जाओ, क्योंकि ये लाइन मैंने स्विच के अंदर नहीं लिखी है, लाइन नंबर 42। लाइन नंबर 42 मैंने लूप की बॉडी के अंदर लिखा है, तो लूप से बाहर आओगे। ठीक, दूसरा तरीका यह है कि तुम इसको मत यूज करो। ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक से तुम लूप के बाहर आ गए हो, मतलब स्विच के बाहर आए फिर लूप के बाहर आए। ठीक है, प्रोग्राम एंड नहीं हुआ है, प्रोग्राम तब भी चल रहा है। उसके आगे भी अगर कुछ कोड लिखा होता, लूप की बॉडी के बाद कुछ कोड लिखा होता तो वो चलता। लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसके बाद मुझे प्रोग्राम भी नहीं चलाना है, तो तुम एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड फंक्शन, उसको कॉल कर सकते हो एग्जिट। और एग्जिट को कॉल करोगे ना, तो तुम्हें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है stdlib.h। ठीक है, एग्जिट क्या करता है, प्रोग्राम से ही बाहर पहुंचाता है, सिर्फ स्विच से बाहर नहीं, लूप से बाहर नहीं, प्रोग्राम ही एंड कर देता है। ये मैंने कंपाइल किया, ये रन कर रहा हूं। चॉइस अगर 5 सेलेक्ट करूंगा तो सीधे लूप के बाहर, सॉरी प्रोग्राम के बाहर, प्रोग्राम ही एंड हो गया। तो एग्जिट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसे प्रोग्राम को फोर्सफुली किल किया जाता है। हाँ, 0 लिखना जरूरी है, 0 की जगह 1 भी लिख सकते हो, पर 0 और 1 इंडिकेटिव वैल्यू है, क्योंकि प्रोग्राम एंड होगा तो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये 0 या 1 जो भी आप एग्जिट के पैरेंथेसिस में लिखते हो वो मिलता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर 0 मिला तो उसको ये लगेगा कि ये प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 1 मिलेगा तो वो ये सोचेगा कि प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो प्रॉब्लम कैसी, जैसे कोई तुम प्रोग्राम बना रहे हो C++ में, सी लैंग्वेज में, और तुम्हें कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर को यूज करना है, जैसे प्रिंटर को यूज करना है, स्कैनर को यूज करना है, बट ड्यू टू सम ड्राइवर इशू, हो सकता है ड्राइवर करप्ट हो गया हो, तो योर प्रोग्राम इज नॉट एबल टू यूज दैट डिवाइस। अब प्रिंटर तो हम नहीं बना रहे ना, हम तो प्रोग्राम बना रहे, और हम उस डिवाइस को यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो डिवाइस हमने नहीं बनाया ना, उसका ड्राइवर हमने बनाया।
तो वो हमारे स्कोप के बाहर की चीज है, बस हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, पर एक्सेस नहीं कर पा रहे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमने प्रोग्राम को एंड करने के लिए एग्जिट किया और एग्जिट में 1 लिख दिया। 1 लिखने से ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चला कि कोई एक्सटर्नल रिसोर्स है, हमारे प्रोग्राम के बाहर का रिसोर्स है, जिसको प्रोग्राम यूज करना चाह रहा है पर नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो एक बार चेक करे कि उसके सारे डिवाइसेस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है नहीं करता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कर दें, ये हम कर सकते हैं। तो एग्जिट में नॉर्मली 0 लिखा जाता है, बट कुछ एबनॉर्मल एरर वाली सिचुएशन आ रही है तो वहां पे हम 1 लिखते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया। यस, रिटर्न का भी यही मकसद होता है, पर रिटर्न को हम अलग से पढ़ेंगे ना अभी, इसलिए रिटर्न को अभी डिस्कस नहीं कर रहे। नहीं, एग्जिट मैसेज देना मतलब इसके एग्जिट फंक्शन को कॉल करने से पहले प्रिंटफ लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया मीनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है और इनफाइनाइट टाइम्स कैसे चलाना है। ओके, नेक्स्ट है गो टू कंट्रोल। गो टू तो देखो वैसे एक कीवर्ड है, गो टू को तुम यूज करोगे, गो टू इज अ कीवर्ड एंड गो टू मूव्स कंट्रोल टू द लेबल्ड पोजीशन इन द फंक्शन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है इसको समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो तुमने एक प्रोग्राम लिखा और यहां पर कुछ लाइंस लिख रहे हो, ठीक है, यहां पर भी कुछ लाइंस लिखी है और इस लाइन को तुमने लेबल दे दिया। लेबल मतलब जैसे पर्ची चिपका देते हैं, चिट चिपका देते हैं, लेबल कर देते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं, वैसे ही इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज करो L1 और कोलन लगा दिया। तो बेसिकली क्या है, ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैंने एक नाम दे दिया है L1, तो L1 क्या कहलाएगा, लेबल। क्लियर है। अच्छा, अब मैं इस लेबल को बना रहा हूं तो इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता, सीधे आप जहां मर्जी लिख लो लेबल। हाँ, दो अलग अलग लोकेशन के लेबल सेम नहीं हो सकते भाई। L1 या तो तुम इसको बोल दोगे या इसको बोल दोगे, दो अलग अलग लोकेशन सेम नेम की थोड़ी होंगी। ठीक है, और लेबल कई सारे हो सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर एक L2 लेबल भी है, प्रोग्राम के अंदर L3 लेबल भी है, हो सकता है कितने भी लेबल्स हो सकते हैं। अब अगर तुमने लिखा गो टू विच इज अ कीवर्ड, गो और टू के बीच में स्पेस मत देना, वो एक ही शब्द है। गो टू के बाद तुमने लिखा L1 और सेमीकोलन लगा दिया, तो बीच में कोई स्टेटमेंट थे भी तो उसको छोड़ के वो यहां से सीधे कहां चला जाएगा, L1 पे जंप कर जाएगा। तो गो टू L1 जब चला तो कंट्रोल सीधे जंप करके कहां चला गया, L1 पे। तो ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली, और जैसे ही गो टू चला वैसे ही कंट्रोल L1 पे आया, अब L1 के आगे का कोड चलने लगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये कोड स्किप हो गया, पर आप कहोगे अगर ये कोड स्किप ही करना है तो फिर इसको यूज क्यों करना है भाई, ये लिखना ही क्यों है जब इसको हमेशा स्किप करने वाले हो। हाँ, तो फिर इसको लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो क्या होता है ना कि तुम गो टू को यूजुअली इफ के साथ लिखते हो। तुमने लिखा इफ कोई कंडीशन और उसके ट्रू होने पर ही गो टू चलाना चाहते हो। इससे क्या हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो गो टू नहीं चलेगा, तब की सिचुएशन में ये लाइन भी चलेगी, ये लाइन भी चलेगी, ये लाइन भी चलेगी, और फिर L1 वाली लाइंस भी चलेंगी क्योंकि वो एक सीक्वेंस में आ रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और गो टू चल गया तो सीधे कंट्रोल L1 पर आ जाएगा, तो ये लाइन स्किप हो जाएगी। आया समझ में। देखो, गो टू की मदद से तुम कहीं से भी कहीं पर भी जा सकते हो। तो जैसे तुमने लिखा इफ कोई कंडीशन है और इसमें भी तुमने लिख दिया गो टू L1, यस, तुम कई जगह से लिख सकते हो गो टू L1। तो जब ये लाइन चलेगी ना, अगर ये चलती है तो कंट्रोल सीधे फिर यहाँ पे भी जा सकता है, यानी जरूरी नहीं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है कंट्रोल। तो गो टू किसी भी लेबल के पास पहुंचा सकता है, तुम L2 लिख दो तो L2 के पास पहुंच जाएगा, है ना, L3 लिख दोगे तो L3 के पास पहुंच जाएगा। डिपेंड्स कि तुमने गो टू के आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये वाला जो गो टू है ये तुम्हें आगे पहुंचा रहा है, और ये वाला जो गो टू है ये तुम्हें पीछे पहुंचा रहा है, दोनों हो सकता है। क्लियर है। तो गो टू L1 तुम एक से ज्यादा बार भी लिख सकते हो, पर लेबल L1 एक ही होगा। तुम भोपाल से भी दिल्ली जा सकते हो और पटना से भी दिल्ली जा सकते हो और जयपुर से भी दिल्ली जा सकते हो, पर दिल्ली एक ही होगा। ठीक है ना, तो L1 एक ही होगा, पर तुम कहीं से भी L1 पे जा सकते हो। अब सुनो, गो टू प्रोग्राम में यूज नहीं करना चाहिए। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि गो टू का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों। पहली बात, गो टू सी से भी पहले जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुआ करती थी उसमें होता था, इसीलिए वो सी लैंग्वेज में भी आ गया, है ना, पहले से चला आ रहा है तो ठीक है, इस लैंग्वेज ने भी उसको एक्सेप्ट करा। लेकिन गोटू का यूज हम अब करते नहीं, क्योंकि गोटू की कोई कन्फाइंड बॉडी नहीं होती। देखो, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में तुमने इफ पढ़ा, उसकी अपनी एक बॉडी होती है, मतलब इफ का जो असर है बस इतने एरिया पे रहेगा। लूप लगाते हो,
तो लूप की भी अपनी एक कन्फाइंड बॉडी होती है कि भाई इतने ही स्टेटमेंट है जिसपे लूप का कंट्रोल रहे, पर गोटू की कोई बॉडी नहीं है। स्विच की भी बॉडी, पर गोटू की कोई बॉडी नहीं है। कहीं से भी कंट्रोल कहीं पर भी जा रहा है, यूज करने में बड़ा आसान लगता है। लेकिन एक बड़े प्रोग्राम की कल्पना करो जिसमें बहुत सारे लेबल्स हैं और कई जगह गोटू लिखा हुआ है, तो बस प्रोग्राम को पढ़कर समझने में बड़ी दिक्कत जाने वाली है। प्रोग्राम का फ्लो नहीं समझ में आएगा, कहीं से भी कहीं पर जा रहे हैं बार बार, कभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तुम उलझ जाओगे, कंफ्यूज होगे। जबकि बाकी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी एक कन्फाइंड बॉडी होती है कि यहां से यहां तक ही बस इसका असर है। इसलिए कभी भी गोटू का इस्तेमाल नहीं करना, और बिना गोटू के सारे प्रोग्राम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि गोटू के बिना बन ही नहीं सकता। हालांकि एक इंटरव्यू में बड़ा सवाल आया था, अब उस समय ट्रेंड में था, अभी तो पता नहीं, लेकिन फिर भी कभी पूछ लें आपसे, तो इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप एक ऐसा कोड बना सकते हो जिसमें इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक दोनों चले। समझ रहे हो, जैसे यहां पे लिखा है प्रिंटफ हेलो, और यहां लिखा है प्रिंटफ बाय, और हम चाहते हैं कि दोनों चले। और बच्चे परेशान भी, क्या हो सकता है, बच्चे बोल रहे हैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कहा गया कि भाई यहां पर आप लिख दो वन, वन मतलब ट्रू हो जाएगा, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। हेलो प्रिंट होने के बाद हम लिख देते हैं गो टू, यहाँ पे हम लेबल बना देते हैं इसका L1, कुछ भी नाम रख सकते हैं, L1 मैंने रख लिया, तो गो टू L1। अब इससे क्या हुआ ना, कि जब कंडीशन वन मतलब ट्रू हुई, अंदर आए, प्रिंटफ चला, हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद गो टू L1 का मतलब कंट्रोल यहाँ से यहाँ आ गया, इसलिए बाय भी प्रिंट हो गया। देखो, तो इफ ब्लॉक भी चल गया और एल्स ब्लॉक भी चल गया, क्योंकि यहां पर पहुंचने के लिए गोटू का इस्तेमाल किया। तो गोटू से एकदम मैसी हो जाता है प्रोग्राम, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम गोटू का इस्तेमाल करो। L1 लेवल एक ही लाइन है, पर कंट्रोल एक बार जंप करके आ गया तो उस लाइन को तो चलाएगा, उसके आगे भी तो चलाता जाएगा ना। वो सिर्फ जंप करा रहा है, जैसे स्विच में होता था, उसके आगे का पूरा कोड चलेगा फिर। ठीक, बिना लूप के टेबल का प्रोग्राम बनाइए, ये पूछा है, बहुत अच्छी बात है, बना सकते हो, बना सकते हो। तुमने लिखा प्रिंट एफ, किसका टेबल प्रिंट कराना है, परसेंट डी मल्टीप्लाई बाय परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, ठीक है, बैकस्लैश एन, और यहाँ पर किस वेरिएबल का, कोई वेरिएबल है एक्स जिसका टेबल प्रिंट करा रहे हो, आई जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है, एक्स इंटू आई, ये है ना। आई की वैल्यू शुरुआत में 1 है सपोज करो, और सपोज कर लो एक्स की वैल्यू 5 है, 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे लेबल बना दिया L1। ठीक, आई को तुम लगातार इंक्रीमेंट कर रहे हो। ठीक, और यहाँ पे लिख देते हो गो टू, या लिख देते हो इफ I is less than equal to 10, then go to L1। बन गया प्रोग्राम, कंट्रोल यहां से वापस इधर चल जाएगा। तो हमने बिना लूप के मदद के टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बना दिया। हाँ अंकित, लिख सकते हो। अरे एक ही लाइन है, L1 लेबल एक ही लाइन है, 2 बार बता चुका हूँ अभी। एग्जिट एक फंक्शन है, रिटर्न फंक्शन नहीं है, बट रिटर्न को मुझे पढ़ाने तो दो पहले, अभी रिटर्न अभी पढ़ाया ही नहीं, तो दोनों में डिफरेंस क्यों अभी सोच रहे हो। एग्जिट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, रिटर्न इज अ कीवर्ड। हाँ, पर गोटू यूज नहीं करना, गोटू से देखो ना, कन्फाइंड बॉडी नहीं है उसमें, कंट्रोल फ्लो को समझना बहुत दिक्कत का काम है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बड़ा कोड होगा ना, तो उसमें बहुत रीडेबिलिटी लॉस होती है। अ गुड प्रोग्राम इज विच इज रीडेबल। ठीक है, तो लूप है तो हमारे पास, लूप से करेंगे ना हम सवाल को, गोटू की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, गो टू कंट्रोल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पर बेस्ड असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है, इस पर बेस्ड मैं असाइनमेंट आज आपको दे दूंगा। और साथ में जो स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम्स का मैंने असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट नंबर 11, उसी तरीके से एक और थोड़ा लेवल अप करते हुए असाइनमेंट 12 भी आज दे रहा हूं, जिसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, स्टार पैटर्न वाले और भी कुछ क्वेश्चंस हैं।
तो आप उनको भी कर लीजिएगा। हो जाएंगे असाइनमेंट्स? अच्छा, अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर